नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। आज के एपिसोड में हम वास्तुशास्त्र और वैदिक उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 सालों से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और वैदिक उपायों के बारे में जी। जहां पर समस्याएं होती है वहां उपाय तो होते ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वास्तु दोष निवारण करने के लिए वास्तुशास्त्र में ऐसे कौन से वैदिक उपाय बताए गए हैं? देखिए, वैदिक उपाय जो है वो शास्त्रों में जो वर्णित हैं वही हम कर सकते हैं जी। उस जमाने में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी तो उसका टॉयलेट सेक्शन मोस्टली बाहर रखा जाता था। यानी जो मेन घर है या जहां पर किचन बना हुआ है उस टोटल प्रॉपर्टी से कुछ फीट दूर पर टॉयलेट सेक्शन को क्रिएट किया जा सकता जी। था। और ये लेकिन हमेशा जो किया जाता था वो नॉर्थ वेस्ट में यानी वायव्य दिशा में ही रखा जाता था, लेकिन अलग से उसकी बिल्डिंग होती थी या टॉयलेट सेक्शंस बने हुए होते थे। अगर बड़ी फैमिली है तो उतने ज्यादा उसमें कंपार्टमेंट्स होते थे जी। तो उस वक्त वैदिक उपाय जो है वो बहुत कारगर थे। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर आपका दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार है तो वहां पर नीचे आप तांबे की एक तार लगा देंगे तो वह काम करती थी। जैसे ईशान्य डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट सेक्शन बना हुआ है तो वहां पर आप तांबे की तार चारों कॉर्नर्स में जो भी वो दीवारें हैं टॉयलेट सेक्शन की वहां पर लगेगी। और जो टॉयलेट का मुख्य द्वार है वहां पर 2 सैंडलवुड यानी चंदन की खील लगती थी जी। कील यानी नेल, ठीक है, आयरन नेल जैसे होता है वैसे कीले की जैसे वह मतलब शार्प करके बनाई गई होती थी और वो वहां पर इंसर्ट की जाती थी। तो वहां के नकारात्मक ऊर्जा उस पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहती थी जी। यह था वैदिक के कुछ उपाय। लेकिन उसमें रत्नाध्याय भी होता था, धातु अध्याय भी होता था। तो धातु जो अलग अलग प्रकार के हैं वो अलग अलग दिशाओं में हम स्थापित करते थे। उसी तरह से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रत्नों को पहले से ही जब कंस्ट्रक्शन होता था उसी वक्त जमीन में गाड़ दिया जाता था। जैसे पूर्व में आप रूबी है ना, रूबी स्टोन जो है मानिक, उसे गाड़ा जाता था। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी आग्नेय दिशा में वहां पर उस जमाने में क्योंकि हीरे इतने एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स हमेशा से एक्सपेंसिव रहे हैं लेकिन इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, तो हीरे में जो कम में कम मात्रा में उनको मिल सकता था उतना पीस वो साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व दिशा जिसे हम आग्नेय दिशा कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो रखते थे जी। फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में जो है वो कोरल मूंगा यह रत्न जमीन में डाला जाता था। फिर उसके बाद जो हमारे नैऋत्य दिशा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें क्योंकि राहु और केतु विराजमान है तो दोनों का गोमेद और लसनिया या लसनी भी कहा जाता है, इन दोनों स्टोन्स को कैट्साई को वहां पर बरी कर देते थे। अब वेस्ट डायरेक्शन में उस जमाने में नीलम या नीलम का एक उपरत्न आता है नीली करके, वो नीलम के जैसे होता है लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है जी। उसका इस्तेमाल किया जाता था। आजकल अमेथिस्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। उस जमाने में नॉर्थ वेस्ट में यानी वायव्य दिशा में क्योंकि चंद्रमा विराजमान है इसलिए वहां पर मोती, असली मोती आता था। और आजकल तो कल्चर्ड मोतीज आते हैं तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट्स इतनी बढ़िया नहीं आती है जी। तो अगर नेचुरल मोती प्राप्त हो जाए, सी पर्ल भी अगर मिल जाता है तो उसे यहाँ पे स्थापित करना चाहिए। उत्तर दिशा में हम ग्रीन एमरल्ड यानी पन्ना रत्न स्थापित करते हैं जी। और इसी तरह से ईशान्य कोण में क्योंकि बृहस्पति देव हैं तो वहां पर हम पुखराज या उसका उपरत्न है जिसे हम टोपाज कहते हैं जी। यह इस्तेमाल किया जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि उस जमाने में भी वैदिक एनर्जीज जो है, वैदिक उपाय जो हैं बहुत कारगर थे। जैसे मान लीजिए आजकल जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, जैसे ही कॉस्मोपॉलिटन सिटीज बढ़ रही हैं, उस तरह से ये वैदिक उपाय उतने कारगर सिर्फ गांव वगैरह साइड में आज भी चलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको ओपन स्पेसेस हैं। जल का भंडारकरण अलग जगह में होता है, खाद्य पदार्थों का भंडारकरण अलग जगह में होता है, चूल्हा चौका वगैरह प्रॉपरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो किचन होता है उसका पोर्शन एक डिवाइड करके बनाया जाता है, जहां पर सिर्फ खाद्य पदार्थ ही स्टोर किए जाते हैं और पूर्व दिशा की ओर चूल्हे को रखा जाता है, जैसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना बनाया जाए। तो अभी वह सब पॉसिबल नहीं होता है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, जैसे भी उसकी डिजाइनिंग बिल्डर्स ने और आर्किटेक्ट्स ने मिलकर के की है। तो उसमें जो दोष हैं वो बहुत ही भयानक दोष होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे सीमेंट में भी अलग अलग तरीके के वेरिएशंस किए जाते हैं, जिससे कि जमीन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके वजह से आज के जमाने में विद बदलते हुए टाइम को देखकर हमें इस तरह की चीजों को अनुसंधान के द्वारा बनाना पड़ा जो वैदिक शास्त्रों के सम्मत हो, लेकिन उसमें मॉडर्नाइजेशन भी हो, यानी वहां पर वैदिक साइंस भी हो और साथ ही साथ साइंटिफिक नॉलेज भी हो। तो अगर उन दोनों का समावेश सही ढंग से किया जाए तो ऐसा कोई भी वास्तु दोष पूरे दुनिया में नहीं है जिसका निवारण पॉसिबल ना हो। और आजकल हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल हैं, जैसे ऑरा स्कैनर, पीआईपी स्कैनिंग मशीन्स और फोटोग्राफी, एंड उसके साथ में लेकर एंटीना, जो वैसे तो डाउजिंग वगैरह से भी ऊर्जा पता चल जाती है, लेकिन इन तीनों से आपको कंफर्म्ड साइंटिफिक कितनी मेजरमेंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में इन रेमेडीज के बाद फैली, वो बिफोर एंड आफ्टर ऑरा फोटोग्राफी से बहुत क्लियर पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका घर, मकान या सेकंड होम गांव साइड में है या सिटी से बाहर है, किसी हिल स्टेशन पर है, वहां पर हम आज भी वैदिक वास्तु रेमेडीज का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से हमारे घरों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जब सिटीज और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की बात करेंगे या मॉडर्नाइज्ड जहां पे तरीके से घर बन रहे हैं, वहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यू एज रेमेडीज ही हम कर पाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी वाइज उन दोषों को ठीक करती है। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन से उपाय होते हैं और या फिर ऐसी कौन सी विधियां होती है जिनको हम वैदिक कह सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई मापदंड नहीं है, ऐसे मैं आपको पर्टिकुलर नंबर भी नहीं बता सकता कि सिर्फ इतनी है जी। क्योंकि देखिए हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वैदिक विधियों में, अलग अलग तरीके के हम काष्ठ यूज करते हैं, वुड जी, डिफरेंट टाइप ऑफ वुड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, इसमें एक श्रीपर्णी वुड आता है, ये साउथ इंडिया में रेयर पाया जाता है और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम पाया जाता है। कुछ पर्टिकुलर गिने चुने स्थानों पर ही आप इसको मार्केट में देख सकते हो, या पूजा पाठ के शॉप से भी ये मिलता है, लेकिन बहुत थोड़े मात्रा में मिलता है। क्योंकि ये रेयर वुड है, इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है कि जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको ये कंट्रोल कर लेता है। श्रीपर्णी जो वुड है उससे निर्मित कोई भी देवी देवता की मूर्ति या फोटोग्राफ या उनका और कोई फ्रेम भी समझ लीजिए कि अगर है किसी यंत्र पे भी अगर हमने श्रीपर्णी वुड से उसका फ्रेमिंग किया है, या आजकल हमारे पास में श्रीयंत्र और कुबेर यंत्र श्रीपर्णी वुड के कार्विंग से बना हुआ प्राप्त हो जाता है जी। तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वुड अपने आप में इतनी ऊर्जा लिए हुए है कि वो पहले से ही सिद्ध होता है। लेकिन अगर हम दूसरे वुड में क्रिएट करते हैं या दूसरे मेटल में क्रिएट करते हैं तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। अब उसी तरीके से जैसे गोमती चक्र है, इसके अंदर पहले से ऊर्जा है, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी के ऊपर नजर दोष है, जादू टोना टोटका है, उसे हटाने में मदद करता है।
लेकिन ये मिलता कहाँ से है? नदी में से, द्वारका नदी में से प्राप्त हो जाता है। कुछ नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त होते हैं जो नर्मदा नदी से ही प्राप्त होते हैं। कुछ पर्टिकुलर बहुत बढ़िया स्टोन्स और रत्न जिनका हम सिर्फ ये 9 रत्नों में नाम नहीं रखा है जो ग्रहों के अनुसार है, क्योंकि रत्न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कॉम्बोज होते हैं। जैसे जैसे मेटल्स, आयरन ओर्स या अलग अलग मेटालिक ओर्स आपस में जमीन में मिलते हैं, जब भी जमीन में अलग अलग तरह की कोर में एक्टिविटी होती रहती है, तो उसके बाद जो खनिज पदार्थ है उसे जमीन हमेशा ऊपर की ओर फेंकते रहती है। इसके वजह से ही पहाड़ियां भी बनी है। ठीक है, तो उनके अंदर वो स्टोन के जो कॉम्बोज हैं उसके अनुसार ये रत्न और उपरत्न या क्रिस्टल्स बनते हैं जी। तो जब यह बहुत महंगे रत्न जिनको सिर्फ हमने 9 कैटेगरी में रखा है, इसको भी हमें अपने आप को अभी ब्रॉड करना है, क्योंकि मैंने बहुत व्यक्तियों को जो 5-6 हजार अलग अलग वैरायटीज के स्टोन्स हमें प्राप्त हो जाते हैं इजीली मार्केट में, अगर उनमें से कुछ कॉम्बोज हमने उन्हें दिए तो वो इन रत्नों से भी ज्यादा पावरफुली काम करते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर हम जैसे श्रीपर्णी वुड आपको बताया, इस तरह की एक लकड़ी होती है, वीरप्पन का नाम आपने सुना है। उनके हाथ में एक खास तरह की छड़ी होती थी जिसके माध्यम से वो जाते थे। तो वो छड़ी के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शंस, एक मंत्र चैंट किया जाता है, वो सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों तक है, वो हम टीवी से भी नहीं बता सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर मंत्र बोलकर उनको डायरेक्शन पता चलती है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सेफ है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, वही जो उनके हाथ में छड़ी थी, तो वो चंदन की जो स्मगलिंग करते थे ना, तो उस पर सांप लपेटे हुए होते हैं, बहुत सारे सर्प अट्रैक्ट होते हैं चंदन के वृक्षों की ओर। आजकल तो बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया में, लेकिन सच बात यह है कि असली चंदन जो होता है उसके अंदर से बहुत बढ़िया महक, एक नेचुरल अरोमा निकलता है जो सांपों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी वजह से वो उसको लपेटे हुए होते हैं अपने आप को। तो क्योंकि ठंडा असर होता है, इन्हें हमेशा गर्मी लगती है, तो इसके वजह से वो उसे लपेट कर बैठे होते हैं। तो इसलिए अगर वो आपको समझ लीजिए कि वह सर्प अगर आपको अटैक करने आता है और यह आपने लकड़ी सिर्फ उसको ऐसे दिखा दी, तो वो कुछ सेकंड्स तक ना पैरालाइज हो जाता है। अच्छा। वह ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, वह वापस मूवमेंट में कुछ क्षणों के बाद आएगा। तो ऐसी उसके अंदर कुछ चमत्कारिक चीजें होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी वेद शास्त्रों में और हमारे, सिर्फ हमारे ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी जंगल है उसमें ऐसी कुछ विशेष पावर्स के साथ कुछ जड़ी बूटियां हैं जो ईश्वर ने हम सबको दी हुई हैं, बट उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, जिसके लिए पता नहीं चलता है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको ये बताऊंगा कि वैदिक में बहुत सारी यंत्र थेरेपी काम करती है। फिर धातु हम यूज करते हैं, क्रिस्टल्स को नहीं यूज किया जाता, लेकिन रत्नाध्याय को यूज किया गया है। उसके साथ कुछ जड़ी बूटी शास्त्र, जैसे मैंने आपको बताया, किसी खास तरह के इत्र जो है, वो पूजन सामग्री जो है जैसे अबीर वगैरह है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद अष्टगंध का इस्तेमाल किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया जाता है, लोभान का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वुड में अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। धातुओं में पंचधातु और अष्ट धातुओं को सर्वोत्तम माना गया है। उससे ज्यादा सर्वोत्तम है चांदी, जो शुद्ध मेटल्स में आता है, और सोना, ये सबसे शुद्ध चीजों में आता है, लेकिन उनकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए पंचधातु और अष्ट धातु के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में अगर इसकी रेमेडीज बनाई जाए तो वैदिक शास्त्रों में ही आती है। जी बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार देखा है कि जो वास्तु दोष होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में जो यंत्र मिलते हैं वो ऐसे ही लेकर आते हैं और घर में रख देते हैं। तो क्या ये ऐसे ही रख देना ठीक है या फिर उन पर कुछ विधियां करना जरूरी होता है? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सर्वोत्तम सवाल पूछा है आपने।
ये बहुत लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी यंत्र जो है, जब तक उसे आपने अभिमंत्रित सही ढंग से नहीं करवाया है, जी, जितना जप उसे चाहिए होता है, जिस तरह की सामग्री उस पर अर्पित करनी आवश्यक है, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है। तब तक आप ऐसे समझिए कि आपने कोई गैजेट लाया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसका पासवर्ड क्या है, किस वजह से और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, क्या करना है। तो इसके लिए पर्टिकुलर मंत्र होता है जो उसके बीज को, इसके सेंटर में हमेशा, कोई भी यंत्र ले लीजिए, उसके सेंटर में हमेशा एक बीज होता है, एक पॉइंट होती है जी। तो वो जब तक उस बीज को आप एक्टिवेट नहीं करोगे, तब तक वह यंत्र एक पर्टिकुलर ऐसी एनर्जी ग्रिड है जिसके अंदर से ऊर्जा तभी निकलना शुरू करेगी जब आप उसके सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट करोगे। और यह सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब कोई भी अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण उसे सही ढंग से अभिमंत्रित करके आपको दे, या कोई गुरुजी आपको दे सिद्ध करके, तभी। तो सिद्धि क्या होती है या अभिमंत्रित क्या होता है? वही होता है कि मंत्र चैंट करना है, पर्टिकुलर विशेष सामग्री विशेष मुहूर्त में उनको अर्पित की जाती है, फिर दशांश भाग उसका हवन होता है। और वो हवन होने के बाद भी आहुति में कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री डाली जाती है जो उस यंत्र से, या उस यंत्र का जो अधिपति देव है जी, तो उससे उसके लिए खास वो सामग्री होती है ताकि यह चीज एक्टिव हो जाए और उसके बाद ही वह कार्य करती है। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या मार्केट से यंत्र लाकर अपने पास में रखना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। आप यंत्र ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, अगर उनको उसे सिद्ध करना आता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य नहीं है कि सब चीजें आप कर सको। आप किसी विशेष पूजा में बहुत महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे सभी पूजाएं आती हैं, तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, एक नॉर्मल सी पूजा करके आपको दे देगा जी, ठीक है, तो उससे वो एक्टिव नहीं होता है। तो यंत्रों के लिए एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी हमारे हिंदुइज्म में जो भी मंत्र है वो कीलित है। कीलित का मतलब है कि वो लॉक एंड की में है जी। तो जब तक ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उनके अंदर इतना पावर है कि उसे यूज के साथ साथ मिसयूज करने की पूरी पूरी लोगों के अंदर क्षमताएं होती हैं। ये तो आप जानते हो कि पहले यूज से ज्यादा मिसयूज करने वाले ज्यादा होते हैं। तो इसके वजह से ही हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको लॉक एंड की में रखा, कीलित करके रखा, ताकि जब भी इसको डिकोड करना है तो उसके पहले खास कोई मंत्र बोला जाता है जिससे वह मंत्र या मूल मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब इसमें ही शाबर मंत्र जो है वो कीलित नहीं है क्योंकि ये नाथ संप्रदाय की देन है। तो नाथ संप्रदाय ने इसे व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल किया कि आप इसको नेगेटिवली वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो, जो पर्टिकुलर रीजन के लिए वो बना है वो उसी तरह से काम करेगा, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसमें जो भी आप वास्तु की रेमेडीज, यंत्र, स्टोन्स या कोई भी चीज घर में लाते हैं तो उसे सही विधि विधान से अभिमंत्रित करवाएं, एनर्जाइज करवाएं, फिर ही उसे स्थापित करें। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने यंत्रों के बारे में बताया वैसे ही मैंने बहुत घरों में देखा है कि एक पीतल का कछुआ होता है जो पानी में रखा जाता है, तो ये रेमेडी किस लिए करते हैं? जी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी कि आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना तो वहां पर आपको दिखाई देता है कि एक ब्रास की छोटी सी तसरी है या प्लेट है और उसके अंदर थोड़ा सा जल भरा हुआ है, उसके अंदर एक कछुआ होता है जो आधा बाहर होता है पानी के, आधा अंदर डूबा हुआ होता है, और वहां पर कोई कोई उसे पुष्प भी अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त हमारे जो विष्णु जी हैं उन्होंने उस कछुए का रूप धारण किया और उनकी पीठ पर ही उस पर्वत को लादा गया और उसके बाद ही समुद्र मंथन पॉसिबल हुआ था। तो विष्णु जी अगर आपके यहाँ विराजमान है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे उत्तर दिशा में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप इसे रखते हो, तो इसका मतलब है कि विष्णु जी आपके पास साक्षात विराजमान है जी। और लक्ष्मी जी वहीं विराजती हैं जहां उनके पतिदेव हों, तो इसलिए उनको वहां पर हमेशा विराजमान किया जाता है। तो हमेशा आपके पास लक्ष्मी स्थायित्व तरीके से
हमेशा कंटिन्यूअस आपके पास रहेंगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये पीतल का कछुआ और पीतल की प्लेट होती है, तो मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा है कि पीतल की जगह पे कांच का कछुआ और कांच की प्लेट रखी जाती है। तो क्या ये भी सेम उपाय होता है? देखिए, कछुआ जो है वो पानी में भी रहता है और धरती पर भी चलता है। तो कांच जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से। तो भूमि तत्व को डिनोट करता है। तो इसको भी अगर आप वहां पर रखते हैं तो वहां पर मेन हमारे दिमाग में जो बात चलती है वो यही है कि हमने विष्णु जी को कच्छप स्वरूप में अपने यहाँ पर एक स्थान दिया है। जी। तो लक्ष्मी जी इस तरह से या उस तरह से, दोनों तरह से ही आपके पास विराजमान अवश्य होंगी। जी बिल्कुल। सर, बहुत बार वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए फेंग शुई भी की जाती है, तो फेंग शुई और वैदिक उपाय, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये दोनों अलग अलग शास्त्र हैं, दोनों को मिक्स करना अच्छा नहीं है जी, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन एक ही पद्धति को इस्तेमाल करना एक जगह में अच्छा रहता है। हाँ, फेंग शुई के कुछ रेमेडीज वास्तु में इस्तेमाल की गई हैं विद सक्सेस, लेकिन वो वास्तु नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे हम क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं ही आपको बता देता हूं कि किसी व्यक्ति का वीजा नहीं लग रहा था एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, तो नॉर्थ वेस्ट में एक पर्टिकुलर दिशा में, मतलब कुछ डिग्रीज पर और पर्टिकुलर हाइट पर, पर्टिकुलर नंबर में मैंने वो क्रिस्टल बॉल पर्टिकुलर डे पे लगाए थे और वो काम उनका 15 से 18 दिन में हो गया था। जो 3 वर्षों में कार्य नहीं हुआ था वो 15 दिनों में हो गया। तो कहीं कहीं फेंग शुई हमें वहां पे सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन दोनों को अलग रखें, दोनों को एक साथ अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको उसके मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। दूसरा, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो फेंग शुई के रिजल्ट्स, फेंग शुई की सिंबॉलिक रेमेडीज जैसे 3 लेग्ड फ्रॉग हो गया, लाफिंग बुद्धा हो गया, 3 कॉइन्स जो दरवाजे पे हम सैटिन रिबन में लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारी अलग अलग पवन घंटी थी, ये जो हम लगाते हैं, ठीक है, तो इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, किस वक्त लगाना है, पर्टिकुलर मेटल में यूज करनी है कि वुड में यूज करनी है कि पंचधातु में यूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और एक चीज है, मैंने लोगों के घर में जब देखा है तो उन्होंने कछुआ तो रख दिया, लेकिन वो इतनी डर्टी कंडीशन में होता है, ना तो उसे साफ किया जाता है, ना पानी को चेंज किया जाता है, बस उसमें ग्रीनरी जम जाती है, वो पूरा फंगस जो है वो वहां पर जम जाता है, या स्पिरुलिना जिसको कहा जाता है वो उसमें जम जाता है। तो यह जमने का कारण, तो ये आपने अगर अपने देवी देवताओं को रखा है, दुनिया भर के देवी देवता आपने अपने मंदिर में रखे हैं, लेकिन उसको कभी साफ सफाई नहीं करते, उनको सुगंधित नहीं रखते हैं, उनकी जो वेशभूषा है उसके अनुसार उनका जो कपड़े वगैरह आपने चूज किए हैं वो उनको कभी पहनाते नहीं है, और जो धूप दीप करना चाहिए वह पर्टिकुलर तरीके से नहीं होता है, उन्हें पुष्प सही ढंग से अर्पित नहीं किए जाते हैं, तो वो आपके लिए क्यों करेंगे? जी। जब आप अपने घर में किसी भी तरह की गंदगी रखोगे, देखो आपका झोपड़ा है या महल है, डजंट मैटर, अगर आपके घर में कौडंग भी लगा हुआ है ना फर्शी पे, लेकिन उसको एकदम साफ सुथरा आप रखते हो, वहां पे हमेशा लक्ष्मी जी अपने 8 स्वरूपों में रहती है जी, अष्टलक्ष्मी जिसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसी जगह में कचरा और ये सब रखोगे तो आपका महल भी रहने दो, वो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां रहेंगी, धन तो आपके पास टिकेगा ही नहीं जी, चाहे आप कितने भी अरबोपति होने दो, ठीक है जी। तो मेन है साफ सफाई, शास्त्रों के अनुसार चीजों को रखना। आप एक ही देवी देवता को अपने घर में बिठाओ, लेकिन बहुत अच्छे से, जैसे आप खुद नहाते हो, खुद शैम्पू लगाते हो, बाकी चीजें लगाते हो, उनको अत्तर वगैरह लगाइए, उनको अष्टगंध लगाइए, उनको गुलाब जल और गंगा जल से नहलाइए। तो उनके लिए क्यों नहीं करते आप जी, ठीक है ना। आजकल देखिए एक नया ट्रेंड आ गया है, घर में कुत्तों की भरमार लोगों ने यूज की है। देखिए उसका भी एक महत्व है, उसका अपने जगह, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रखनी चाहिए, पहले इंसानों को तो ठीक करो, इंसानों की तो सेवा पूरी कर दो, उसके बाद इनका भी कर लेना। कौन बोलता है मत करो? हर जानवर को भी अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। लेकिन पहले आप अगर अपने घर में किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं चलते हो, घर में आप 8 कुत्तों को पाले हुए हो, उनको एसी में घुमा रहे हो, ये कर रहे हो, उनका खाना टाइम पे दे रहे हो, और घर में जो इंसान, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं,
उनके साथ आप गलत व्यवहार करते हो तो इसका कुछ फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले इंसान को इंसान समझो, वो गरीब हो, अमीर हो, आपकी मेड हो, आपका वॉचमैन हो, सिक्योरिटी पर्सन हो, ड्राइवर हो, या आपका अपने घर का कोई पर्सन हो, बड़ा बुजुर्ग हो जी, पहले उससे रेस्पेक्ट देना सीखो, पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, इनके साथ भी करो, लेकिन बैलेंस तो रखो, ये बहुत आवश्यक है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।